बच्चों, आज स्टैंडर्ड 9th का जो प्रथम चैप्टर है साइंस का, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी हमारे चारों तरफ की पदार्थ, इसी चैप्टर को आज हम देखेंगे। ठीक है, तो बिना देर के हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। मैटर क्या है? तो मैटर जो है इस यूनिवर्स में जितने थिंग्स बने हुए हैं, जो भी चीज बना हुआ है, जो हम देखते हैं, जैसे आप हमको देख रहे हो, बोर्ड को देख रहे हो, है ना, बेंच देख रहे हो, तो कुछ भी बना हुआ है, जो भी चीज वो कहीं ना कहीं मैटर का ही बना हुआ है। लेकिन ये तो साइंस कहता है, लेकिन पहले के समय में खास करके जो ग्रीस के जो लोग हुआ करते थे, जो बड़े बड़े फिलोसोफर हुआ करते थे, है ना, जो आम लोग हुआ करते थे, उनका मानना था कि जो मैटर होता है, या ये धरती पर यूं कहे तो जो भी थिंग्स होता है वो पंच तत्वों से बने हुए हैं। कौन से तत्व से बने हुए हैं? पंच तत्वों से। इनका वो मानना था कि धरती पे जो भी थिंग्स बना है वो सभी पंच तत्वों से बना है। तो पंच तत्व में आखिर कौन कौन सा चीज है? तो उन्होंने अर्थ को चुना, एयर की बात की, वाटर आया, है ना, इस तरह से फायर और लास्ट में स्काई। तो ऐसा उनका मानना था कि धरती पर मौजूद, अर्थ को हम सॉइल भी मान लेते हैं, ठीक है, सॉइल भी इससे कहीं कहीं लिखा गया है। तो उनका मानना था कि जितने थिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं इन पंच तत्व यानी कि अर्थ, एयर, वाटर, स्काई, फायर, इन सब चीजों से बना हुआ है। लेकिन इनका तो मानना था, साथ ही साथ ये भी मानते थे कि यह पंच तत्व से बने हैं और इनकी जब समय खत्म होती है, यानी जब यह नष्ट होते हैं, तो अंत में इन्हीं पांच चीजों में वो क्या होते हैं? विलुप्त हो जाते हैं। हालांकि साइंस ये चीज को नहीं मानता है। साइंस के अनुसार जितने थिंग्स हम देखते हैं वह किसी न किसी मैटर से बना हुआ है। तो आइए आपको हम ले चलते हैं मैटर की हम कैसे पहचान करेंगे, है ना, मैटर की हम पहचान कैसे करेंगे। तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आखिर मैटर जो है कैसे बना, मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो कैसे दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, ये सब। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैटर में दिया हुआ है कि मैटर मेड up of teeny particles, matter made up of teeny particles, मतलब मैटर जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं। और ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें क्या करते हैं? देख नहीं पाते हैं, ये काफी छोटे होते हैं। यानी मैटर के पार्टिकल्स काफी छोटे होते हैं, काफी छोटा, जिसको हम देख नहीं पाते हैं। आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, जैसे आप 2 या 3 जग ले लो, यानी कि मग आपका टाइप का जो होता है सो जार, वो ले लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए सेम क्वांटिटी में। अब फर्स्ट जार में क्या करो कि पोटेशियम परमैंगनेट या फिर कोई कलर डाल दो। क्लियर है? जैसे वो कलर पूरा जो है डिजोल्व होगा उस वाटर में, फिर उस जग से 1 चम्मच वाटर को दूसरे फ्रेश वाटर वाले जग में डालो, फिर वो कलर को चेंज करेगा। फिर उस तरह से कंटिन्यूसली आप उस तरह का प्रोसेस करते जाओ। लास्ट तक जो है कलर आपको मतलब हर जग में थोड़ा बहुत दिख जाएगा। इससे यह साबित होता है कि वो जो कलर हमने लिया, जो वाटर हमने लिया, वो कहीं ना कहीं मैटर का बना हुआ है ना। और उसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो लगातार एक दूसरे में कन्वर्ट होते हुए भी
अपना जो है अस्तित्व को नहीं खत्म करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ठीक है बच्चों, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में जो पहला आता है कि मैटर की जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैटर की जो विशेषताएं हैं वो क्या है। तो मैटर की जो विशेषता है वो है पहला कि इनके बीचों में स्पेस होता है, बिटवीन स्पेस। आप मैटर को ले लो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड स्टेट का हो, गैसेस स्टेट का हो, तो मैटर के जो भी स्टेट होते हैं अगर उनके पार्टिकल्स को देखेंगे तो उसके पार्टिकल्स में जरूर है कि 2-3 पार्टिकल्स के बीच में जो है थोड़ा बहुत स्पेस दिखने को मिलता है। उसके बाद ये जो हमने स्पेस की चर्चा की है ना, ये इमेज में आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर मतलब मैटर के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, पूरी तरह से खींचने का काम करते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, तो उसी तरह से हर एक पार्टिकल्स चाहे वो मैटर के किसी भी स्टेट हो उसका एक पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तीसरा, अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स में ये लगातार घूमते रहता है, लगातार मूव करते रहता है, कंटिन्यूसली मूविंग, है ना। लगातार इनके पार्टिकल्स जो है वो घूमते रहते हैं, एक दूसरे के मतलब जो है टकराते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे आप इनके पार्टिकल्स के अंदर जिग जैग मूवमेंट होता है। जिग जैग मतलब एक पार्टिकल्स इस तरह से अगर यहाँ पे आपका दिया हुआ है तो कुछ पार्टिकल्स इस तरह से मूव करके ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं जिग जैग मूवमेंट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपको यहाँ पे समझाया गया और लिखा भी गया। तो बच्चों आपने ये देखा। ठीक है, अब मैं आपको स्टेट ऑफ मैटर की तरफ ले चलता हूं। स्टेट ऑफ मैटर जो है कितने हैं और उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आपको बताऊंगा। तो जूनियर क्लास में हम सभी जानते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर जो है, स्टेट ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू जूनियर क्लास, सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड गैस। ये आपको स्टैंडर्ड 8 तक जानना था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्लियर है बच्चों? तो ये तो जूनियर क्लास का। अब मैं आपको 9th क्लास में ही दो मतलब ऐड स्टेट ऑफ मैटर और ऐड हुए हैं, क्योंकि जब नई खोज हुई तो इनको जोड़ा गया और वो इस तरह है। एक है आपके प्लाज्मा और लास्ट है BEC। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। बोस्ट आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट ये हो गया। ये जो दो आप देख रहे हो ये न्यू एडेड स्टेट ऑफ मैटर है, जो कि जूनियर के लिए इतना ही पढ़ना था, लेकिन अब आप सीनियर हो, 9th क्लास में हो, तो आपको ये दो एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। जैसे कि बच्चे हमें बचपन से ही बताया गया है कि सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, हालांकि इन पांचों स्टेट ऑफ मैटर का डेफिनेशन नहीं होता है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो सॉलिड में हमें क्या बताया गया था कि सॉलिड के पास जो है वो मतलब बोलते हैं ना कि इनडिफिनिट शेप, डिफिनिट शेप, इस तरह का जो बोलते हैं। तो मैं आपको पहले जूनियर से ही ले चलूं
सॉलिड का जो होता है डिफिनिट शेप एंड साइज होता है, डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। ठीक है, जैसा कि मैटर में आपको बताया गया कि मैटर जो होते हैं वो स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं, यानी कि वॉल्यूम वो हो गया, और उसमें कुछ ना कुछ मास होता है। ठीक है, हालांकि डेफिनेशन आपको बताया जाएगा वीडियो में ही। तो जो सॉलिड में हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू जूनियर क्लासेस, डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। लिक्विड की बात करें तो इनडिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। एंड लास्ट गैस का इनडिफिनिट शेप एंड ऑल्सो इनडिफिनिट वॉल्यूम। अब मैं आपको बता दूं इन तीनों के बारे में। डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम का मतलब होता है कि सॉलिड का जो आकार होता है वह एक निश्चित हो जाता है। जब आप उसको तोड़ते हो तो उसमें कोई तरह का फ्लूइडिटी नहीं आती है, उसका आकार निश्चित ही रहता है। वॉल्यूम यानी कि जो जगह कवर करता है, जैसे आप सामने बोर्ड देख रहे हो तो ये भी एक सॉलिड है, क्योंकि इसने जगह को कवर किया, स्पेस को ऑक्युपाई किया, तो वॉल्यूम इसकी डिफिनिट हो गई। शेप को आप देख ही रहे हो। लिक्विड में जो होता क्या है, इनडिफिनिट शेप हो जाती है। जैसे आप 1 लीटर ऑफ मिल्क और 1 लीटर ऑफ वाटर को लेते हो, उसको अगर आप बॉटल में डालते हो, कोई बकेट में डालते हो, है ना, तो वो उसी का शेप लेता है। सो इनडिफिनिट शेप इनका हो गया। और वॉल्यूम तो खैर वो किसी भी अगर बर्तन में या किसी भी अगर वो आप ऑब्जेक्ट में रखते हो तो उसकी वॉल्यूम जो होती है वो डिफिनिट ही रहती है। और गैस जो होता है इसका शेप और वॉल्यूम जो है कभी भी डिफिनिट नहीं रही है, वो हमेशा इनडिफिनिट रहा है। अब अपने एटमॉस्फेयर में देखोगे एयर को, तो वहां पर भी आपको गैस का तो खैर हालांकि कोई देख नहीं सकता है, तो इसका शेप भी नहीं होगा। ठीक है, और वॉल्यूम जहां तक बात है तो ये कोई जगह को ऑक्युपाई नहीं करता, इसे जबरदस्ती कंप्रेस्ड करके किसी ऑब्जेक्ट में डाला जाता है ना। और जैसे अगर उसको आप खोलोगे तो वो गैस पूरी तरह से निकलेगा, यानी कि वो स्पेस को ऑक्युपाइड नहीं कर पाता है। तो अभी तक ये तीनों आपने समझा। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, है ना, नेक्स्ट वीडियो में अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर आपको इन सभी पांचों के बारे में बारीकी से मैं समझाऊंगा, है ना। उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इन पांचों का मैं बताऊंगा कि कैसे एक दूसरे का जो है पार्टिकल्स अट्रैक्ट होता है, यानी इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो ये सारा का सारा डिफ्यूजन वगैरह जो भी होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा और बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक चीज, आप इस वीडियो को अंत तक देखें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।